हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1858। इसमें हम लोग मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ को कवर करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत में सत्ता का हस्तांतरण किसके से किसके पास हुआ? ऑप्शन ए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश संसद। ऑप्शन बी, मुगल सम्राट से ब्रिटिश रानी। ऑप्शन सी, भारतीय रियासतों से ब्रिटिश गवर्नर जनरल। या ऑप्शन डी, भारतीय सेना से ब्रिटिश वायसराय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश संसद। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत सत्ता का हस्तांतरण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश संसद को हुआ। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हुआ और कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार भारत का प्रमुख कौन बना? ऑप्शन ए, गवर्नर जनरल। ऑप्शन बी, वायसराय। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। या ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गवर्नर जनरल। भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतिनिधि वायसराय नियुक्त किया गया। इससे पहले गवर्नर जनरल का पद प्रमुख होता था, लेकिन अब वायसराय ब्रिटिश रानी की ओर से शासन का संचालन करना था। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत सचिवालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए, दिल्ली। ऑप्शन बी, कोलकाता। ऑप्शन सी, मुंबई। या ऑप्शन डी, लंदन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लंदन। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत सचिवालय की स्थापना लंदन में की गई। भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को भारतीय मामलों की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया और उनके अधीन एक परिषद भी बनाई गई। हमारा चौथा क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 में कितने सदस्यों की भारतीय परिषद काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए, 8 सदस्य। ऑप्शन बी, 10 सदस्य। ऑप्शन सी, 12 सदस्य। या ऑप्शन डी, 15 सदस्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 15 सदस्य। भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार भारत सचिव की सहायता के लिए एक भारतीय परिषद का गठन किया गया, जिसमें 15 सदस्य होते थे। यह परिषद भारत के संबंधित सभी मामलों पर सचिव को सलाह देती थी। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 का पारित होना किस महत्वपूर्ण घटना के परिणाम स्वरूप हुआ? ऑप्शन ए, प्रथम विश्व युद्ध। ऑप्शन बी, 1857 का विद्रोह। ऑप्शन सी, सिपाही विद्रोह। या ऑप्शन डी, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1857 का विद्रोह। भारत सरकार अधिनियम 1858 का पारित होना 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप हुआ। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के शासन को समाप्त करके प्रत्यक्ष शासन स्थापित करने का निर्णय लिया, ताकि प्रशासन में सुधार और स्थिरता लाई जा सके। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किस पद को समाप्त कर दिया गया?
ऑप्शन ए वायसराय, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल, ऑप्शन सी भारत सचिव या ऑप्शन डी सेना प्रमुख। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गवर्नर जनरल। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह वायसराय का पद स्थापित किया गया। वायसराय ब्रिटिश रानी का प्रतिनिधि होता था और भारत का प्रमुख प्रशासन था। हमारा 7th क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत सचिव को कितनी तनख्वाह दी जाती थी? ऑप्शन ए रुपये 10,000 प्रतिवर्ष, ऑप्शन बी रुपये 15,000 प्रतिवर्ष, ऑप्शन सी रुपये 20,000 प्रतिवर्ष या ऑप्शन डी रुपये 25,000 प्रतिवर्ष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रुपये 10,000 प्रतिवर्ष। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत सचिव को रुपये 10,000 प्रति वर्ष की तनख्वाह दी जाती थी। इस पद बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि भारत सचिव ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था और भारतीय मामलों का सर्वोच्च अधिकारी था। हमारा 8th क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार भारतीय मामलों का संचालन किस माध्यम से किया जाता था? ऑप्शन ए भारत की स्थानीय परिषद के माध्यम से, ऑप्शन बी वायसराय की परिषद के माध्यम से, ऑप्शन सी भारत सचिव और उसकी परिषद के माध्यम से या ऑप्शन डी गवर्नर जनरल की परिषद के माध्यम से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भारत सचिव और उसकी परिषद के माध्यम से। भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार भारतीय मामलों का संचालन भारत सचिव और उसकी परिषद के माध्यम से किया जाता था। यह परिषद भारत सचिव को प्रशासनिक और नीतिगत मामलों में सलाह देती थी। हमारा 9th क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत के प्रशासनिक सुधारों के लिए किसे अधिक जिम्मेदार ठहराया गया था? ऑप्शन ए वायसराय, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल, ऑप्शन सी भारत सचिव या ऑप्शन डी ब्रिटिश प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भारत सचिव। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत के प्रशासनिक सुधारों के लिए भारत सचिव को अधिक जिम्मेदार ठहराया गया था। वह भारतीय प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए उत्तरदायी था और ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह था। हमारा 10वां क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत कौन सा विभाग स्थापित किया गया था जो भारतीय सेना के संचालन के लिए जिम्मेदार था? ऑप्शन ए सैन्य विभाग, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी भारतीय सेना बोर्ड या ऑप्शन डी युद्ध कार्यालय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सैन्य विभाग। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत सैन्य विभाग की स्थापना की गई जो भारतीय सेना के संचालन के लिए जिम्मेदार था। इस विभाग के माध्यम से भारतीय सेना के सभी मामलों का संचालन किया जाता था और इसे ब्रिटिश सेना के नियंत्रण में रखा गया था। हमारा 11वां क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत सचिव की नियुक्ति कौन करता था? ऑप्शन ए ब्रिटिश संसद, ऑप्शन बी ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी ब्रिटिश रानी या ऑप्शन डी वायसराय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रिटिश रानी। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत सचिव की नियुक्ति ब्रिटिश रानी द्वारा की जाती थी। यह पद भारतीय मामलों की देखरेख और प्रशासन के लिए जिम्मेदार था और सीधे ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी था। हमारा 12वां क्वेश्चन है,
भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारतीय परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता था? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष या ऑप्शन डी 15 वर्ष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 10 वर्ष। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारतीय परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 10 वर्ष का होता था। इन सदस्यों को भारतीय सचिव की सहायता और सलाह देने के लिए नियुक्त किया गया था। हमारा 13वां क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारतीय परिषद के कितने सदस्य भारत में 10 वर्ष तक निवास कर चुके होने चाहिए? ऑप्शन ए 2 सदस्य, ऑप्शन बी 4 सदस्य, ऑप्शन सी 6 सदस्य या ऑप्शन डी 8 सदस्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 8 सदस्य। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारतीय परिषद के 15 में से कम 8 सदस्य होने चाहिए जो भारत में 10 वर्ष तक निवास कर चुके हों। यह प्रावधान भारतीय प्रशासन के मामलों में विशेषज्ञता सुनिश्चित करने के लिए था। हमारा 14 क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद किस दिन को तिलक दिवस के रूप में मनाया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 1 नवंबर या ऑप्शन डी 23 मार्च। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1 नवंबर। भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद 1 नवंबर को तिलक दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन ब्रिटिश रानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र जारी किया जिसमें भारत को सीधे ब्रिटिश राजा के अधीन लाने की घोषणा की गई। हमारा 15 क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश संसद में भारत के मामलों की निगरानी के लिए किस समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन ए भारतीय मामलों की अस्थायी समिति, ऑप्शन बी भारतीय मामलों की प्रवर समिति, ऑप्शन सी भारतीय मामलों की चयन समिति या ऑप्शन डी भारतीय मामलों की संयुक्त समिति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भारतीय मामलों की प्रवर समिति। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारतीय मामलों की प्रवर समिति का गठन किया गया था। इस समिति का कार्य भारतीय प्रशासन और नीतियों की निगरानी करना था। हमारा 16 क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश रानी द्वारा जारी की गई घोषणा पत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए भारत चार्टर, ऑप्शन बी ब्रिटिश भारत घोषणा, ऑप्शन सी रानी का घोषणा पत्र या ऑप्शन डी साम्राज्य का अधिनियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रानी का घोषणा पत्र। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश रानी द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र को रानी का घोषणा पत्र कहा जाता है। इस घोषणा पत्र ने भारतीय प्रशासन में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की और भारतीय जनता को कुछ अधिकारों और सुविधाओं का आश्वासन दिया। हमारा 17 क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत सचिव की परिषद में कितने सदस्य होने थे? ऑप्शन ए 8 सदस्य, ऑप्शन बी 10 सदस्य, ऑप्शन सी 12 सदस्य, ऑप्शन डी 15 सदस्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 15 सदस्य। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत सचिव की परिषद में 15 सदस्य होने थे।
यह परिषद भारतीय प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण मामलों पर भारत सचिव को सलाह देने के लिए बनाई गई थी। 18वां क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत वायसराय की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? ऑप्शन ए भारत सचिव, ऑप्शन बी ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी ब्रिटिश रानी, ऑप्शन डी गवर्नर जनरल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रिटिश रानी। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत वायसराय की नियुक्ति ब्रिटिश रानी द्वारा की जाती थी। वायसराय भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतिनिधि था और भारतीय प्रशासन का प्रमुख था। हमारा 19वां क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद भारतीय प्रशासन का प्रमुख्यालय कहाँ स्थित था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी मद्रास या ऑप्शन डी कलकत्ता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कलकत्ता। भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद भारतीय प्रशासन का मुख्यालय कलकत्ता, अब कोलकाता में स्थित था। यह स्थान भारत में ब्रिटिश प्रशासन का केंद्र था। हमारा 20वां क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश रानी ने भारतीयों को किस प्रकार का अधिकार देने का वादा किया? ऑप्शन ए समानता और धार्मिक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी भूमि का स्वामित्व या ऑप्शन डी व्यापार और विशेष अधिकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए समानता और धार्मिक स्वतंत्रता। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश रानी ने भारतीयों को समानता और धार्मिक स्वतंत्रता देने का वादा किया। रानी के घोषणा पत्र में भारतीय जनता को यह आश्वासन दिया गया कि उन्हें धर्म, रीति रिवाज और संपत्ति का सम्मान किया जाएगा और उन्हें न्यायपूर्ण प्रशासन मिलेगा। हमारा 21वां क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए कितने अंडर सेक्रेटरीज नियुक्त किए जाते थे? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए 2 अंडर सेक्रेटरीज नियुक्त किए जाते थे। ये अंडर सेक्रेटरीज भारत सचिव को भारतीय मामलों में सलाह और समर्थक प्रदान करते थे। हमारा 22वां क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 की पारित होने से पहले भारत में ब्रिटिश सरकार का प्रमुख कौन था? ऑप्शन ए वायसराय, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल, ऑप्शन सी भारत सचिव या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गवर्नर जनरल। भारत सरकार अधिनियम 1858 के पारित होने से पहले भारत में ब्रिटिश सरकार का प्रमुख गवर्नर जनरल था। इस अधिनियम के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और वायसराय का पद स्थापित किया गया। हमारा 23वां क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के पारित होने के बाद भारत का पहला वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटिन या ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। भारत सरकार अधिनियम 1858 के पारित होने के बाद भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। उन्होंने 1857 के विद्रोह के बाद भारत में शांति और व्यवस्था बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
हमारा 24वां क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारतीय प्रशासन की देखरेख के लिए किस नए कार्यालय की स्थापना की गई? ऑप्शन ए भारतीय लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी भारत सचिव का कार्यालय, ऑप्शन सी भारतीय प्रवास समिति, या ऑप्शन डी गवर्नर जनरल का कार्यालय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भारत सचिव का कार्यालय। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारतीय प्रशासन की देखरेख के लिए भारत सचिव का कार्यालय की स्थापना की गई। यह कार्यालय भारतीय मामलों की देखरेख और प्रशासन के लिए उत्तरदायी था। हमारा 25वां क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के पारित होने के बाद भारत सेना का प्रमुख कौन बन गया? ऑप्शन ए वायसराय, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल, ऑप्शन सी ब्रिटिश सेनाध्यक्ष, या ऑप्शन डी भारत सचिव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वायसराय। भारत सरकार अधिनियम 1858 के पारित होने के बाद भारतीय सेना का प्रमुख वायसराय बन गया। वायसराय भारतीय प्रशासन और सेना का सर्वोच्च अधिकारी थे और सीधे ब्रिटिश रानी के प्रति उत्तरदायी थे। हम इसी तरह पॉलिटी टॉपिक की सीरीज लेकर आएंगे जो पॉलिटी की हर टॉपिक को कवर करेगी। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।